सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट 3 हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल की रचना। गत क्लास में हमने पढ़ी गरीबी पे धूमिल जी ने प्रकाश डाला। बताया कि गरीबी एक खुली हुई किताब की भांति है। गरीबी खुली हुई किताब की भांति है जिसे लोग मूर्ख के हाथ में दे दी जाए या समझदार व्यक्ति के हाथ में, बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में दी जाती है। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है उस किताब के पन्ने को उल्ट पुल्ट करके देखता है, उनके चित्र देखता है। बुद्धिमान जो लोग हैं उन गरीबी पर संवेदनाएं व्यक्त करता है। फिर ऐसा करते हुए उस पुस्तक को, उस किताब को एक खाने में क्या कर देते हैं, शोकेस में रख देते हैं और गरीबी वैसे की वैसी ही विद्यमान रहती है। उनको ये पता नहीं होता। बैठकर एकांत में गरीबी पर चर्चा जरूर करते हैं, उन पर बड़ी बड़ी योजना बनाने की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन गरीबी है वो वैसे की वैसी ही विद्यमान रहती है। उनको ये पता नहीं है कि गरीब व्यक्ति की झोंपड़े में आज कौन सा अनाज पका है या नहीं पका, उनका चूल्हा क्या है, जला है या नहीं जला। जिस प्रकार से नागार्जुन जी ने एक कविता लिखी थी, आपने भी पढ़ी है, बीए पार्ट 3 में, ये पाठ्यक्रम में भी है। कौन सी आपने देखा होगा, कई दिनों तक चूल्हा रोया चकती रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, देखो कितनी गहराई में चोट करने वाली ये कविता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चकती रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों के बाद में अन्न आए घर में और कौवे ने खुजलाई पांखें। कई दिनों के बाद घर से धुआं उठा, कई दिनों के बाद ये धुआं उठना, कौवे ने पंख खुजलाना, ये आशावादी संकेत है कि किसान के या उस गरीब के घर में क्या आया है, अनाज आया है। और अनाज आया है, उस अनाज को पकाने के लिए चूल्हे पर जब अनाज रखा जाता है धुआं होता है, तो धुआं एक आशावादी का संकेत बताया था। इसी प्रकार गरीबी यहाँ धूमिल जी की जो रचना है उसमें बताया है। क्या बताया है कि गरीबी एक खुली हुई किताब की भांति है, तो लोग उसको पलट कर देखते हैं और सब क्या बताया, क्या कि जो हर समझदार और मूर्ख के हाथ में दे दी जाती है और कुछ लोग उसे पढ़ते हैं और कुछ लोग उसके क्या कर देते हैं, चित्र देखते हैं। लेकिन कवि की यहाँ पे कल्पना है कि गरीबी वैसे की वैसे ही विद्यमान है, लेकिन इसमें क्या नहीं हुआ, इसमें बदलाव नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे बताई थी धूमिल जी ने कि गरीबी जैसी की जैसी ही विद्यमान है। तो ये यहाँ पे धूमिल जी की जो छोटी सी कविता थी हमारी गरीबी, उस पर हमने बड़ी गहराई के साथ अध्ययन किया। आज हम इनकी दूसरी कविता है धूमिल जी की दिनचर्या, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। दिनचर्या, तो इसको एक बार आप अपने रजिस्टर में इसको अच्छी तरह से उतारी करते हैं शुरुआत इसकी। तो कविता है इनकी दिनचर्या। क्या बताया है, सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी और न जड़ती हुई पत्तियां, आकाश नीला और स्वच्छ होगा, नगद प्रेम के पट्टों में डूबता हुआ, हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। रात तक युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह प्रिय होगा, हम वायलिन को रोते हुए सुनेंगे, अपने टूटे संबंधों पर सोचेंगे, दुखी होंगे। तो धूमिल जी की रचना है, कविता है। तो क्या बताए, सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा। इस कविता में धूमिल जी ने एक शहरी व्यक्ति की एकाकीपन और
एकांकीपन को दर्शाया है कि शहरी जीवन है उसका चित्रण एक व्यक्तिवादी नीरस और दृष्टिकोण को यहाँ पर वंदना की गई है कि एक कविता आई थी, आपको पता होगा कि आदमी आदमी के बीच दीवार, आदमी आदमी के बीच दीवार। हमने अपने घर तो इतने सुंदर सजा लिए कि उसकी जो दीवारें हैं हमारे पास में लगने वाले पड़ोसी के पास इतनी ऊंची दीवारें खींच ली कि आदमी आदमी के बीच में क्या होगी, दीवार बना दी। हमारा प्रेम है वो नहीं पनपा, हमारा स्नेह है पड़ोसी के साथ, समाज के साथ वो नहीं हुआ। वही यहाँ शहरी जीवन के व्यक्ति के बारे में यहाँ बताया है, जो एकांकी से ग्रसित है, जो जीवन जी रहा है, अपना पेट पालने के लिए जीवन जी रहा है, बाल बच्चों के पालन के लिए जी रहा है, लेकिन एक मशीन बन चुका है। वो ही यहाँ पे धूमल जी ने हमें बताने का क्या किया है, प्रयास किया है। क्या बताते हैं कि शहरी जीवन में जो शहरी के लोग हैं उनका जीवन है वो नीरस हो चुका है, उसमें प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है। एक मशीन की भांति सुबह से लेकर शाम तक वही कार्य में लीन रहता है। जैसे ही घर पर लौट के आता है और थका हारा अपने फिर खटिया पे लेटता हुआ सोचता है कि जीवन मुझे इसलिए मिला है कि किसी के साथ लगाव न रहकर आदमी आदमी के बीच दीवार बन के मुझे जीना है, तो मेरा जीवन सार्थक है या नहीं। यहाँ पे जीवन के जो यहाँ बताया है जीवन के बारे में कवि ने कि जैसे दिन प्रारंभ होता है, दिन आरंभ और मध्य और अंत, तीनों जो यहाँ ये शरीर की भांति बताया है। तो ध्यान से सुनो क्या बताया है कि सुबह जब अंधकार कहीं नहीं होगा, हम बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। कवि ने यहाँ शहरी दिनचर्या को लेकर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण चेतना पर आपेक्ष करते हुए कहते हैं कि सुबह जब अंधकार मिट जाता है, अंधकार मिट जाता है, हम रोज अपने कार्य में लीन हो जाते हैं, कार्य में लीन हो जाते हैं, पूरी तरफ से अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ से प्रकाश फैल जाता है। तब नगर के लोग जो बुझी हुई बत्तियां को क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। कहने का आशय कवि का आशय है कि सभी संवेदनशील चेहरे फिर आपस में टकराएंगे सुबह सुबह। जैसे ही पहले हम निद्रा में थे, सोए थे, जैसे ही हमें जाग आई और सुबह हुआ, प्रभात हुआ, तो जो बत्तियां जल रही थी वो बत्तियां क्या होगी, बुझ गई। तो हमने उस बुझी बत्तियों को क्या किया, इकट्ठा किया। कहने का भाव यहाँ पे कि जैसे ही हम अपने कार्य के प्रति जाएंगे, कार्य करने के लिए जाएंगे, हम मिलेंगे आपस में, तो मिलेंगे तो हमारा स्नेह नहीं होगा, हमारा आपस में जो मिलान होगा वो एक संवेदनहीन चेहरे होंगे। इसमें जरा भी क्या नहीं होगा, अपनात्व का भाव नहीं होगा, लगाव का भाव नहीं होगा। इस तरह सुबह की दिनचर्या क्या होती है, हमारी प्रारंभ होती है जब हम आपस में किसी के साथ मिलते हैं, अपना लगाव, अपना प्रेम नहीं दर्शाते, हमारा दुख सुख का साथी वो नहीं बन पाता। तो वो ही कवि ने यहाँ पे बताया कि हम बुझी हुई बत्तियों की भांति इकट्ठा करेंगे और आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। हमारे सभी के चेहरे जो संवेदनहीन है वो आपस में टकराएंगे। और फिर बताया जैसे ही दोपहर होती है, दोबारा सुनना, दोपहर जब कहीं बर्फ नहीं होगी, जैसे ही दोपहर होगी, बर्फ पिघल चुकी होगी और झड़ती हुई पत्तियां, पेड़ पौधों से जो पत्तियां झड़ रही है, आकाश नीला होगा, स्वच्छ होगा, साफ होगा, आसमान बिल्कुल साफ होगा, नीला होगा और पेड़ों से पत्तियां झड़ रही होगी। और बताया है आगे बताया कि आकाश नीला होगा, स्वच्छ होगा, नगर ट्रेन के पट्टों पर डूबता हुआ हम सब अपने कार्य में क्या होंगे, लीन होंगे।
और कार्य में इतने लीन होंगे, अपने आप को इतना व्यस्त होंगे कि जिस प्रकार से पूरा जो नगर है वो एक क्रेन के पट्टों में क्या है झूलता हुआ सा दिखाई देगा। इतने अपने कार्य में लीन होंगे। हम पहले ही बता दिया था कि जो आपस में चेहरे टकराएंगे वो क्या होगा, संवेदनहीन होगा। और कार्य में जब लीनता आएगी तो शहर पूरा दोपहर को ऐसा लगेगा कि जैसे क्रेन के पट्टों के बीच में झूलता हुआ क्या दिखाई देगा। आकाश नीला साफ है, सबस है, नगर क्रेन के पट्टों में झूलता हुआ, पूरा नगर कार्य में लीन। ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने क्रेन के पट्टों में क्या कर रहा है, झूल रहा है। फिर देखो, हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे। एक एक पंक्ति बहुत बहुमूल्य है, ध्यान से सुनना। हम मोड़ पर मिलेंगे, व्यक्ति आपस में हर जगह अपना मिलान होगा, लेकिन आदमी के बीच में क्या होगी, दूरियां होगी। आदमी के बीच में क्या होगी, दीवार होगी। कोई लगाव नहीं होगा, कोई स्नेह नहीं होगा। कहते ना, जहाँ घट प्रेम ना सेंचरे, सो घट जान मसान। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो तो घटी क्या है, वो तो सुनसान है। तो इसी प्रकार जब हम हर मोड़ पर मिलेंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। एक दूसरे से क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। और राजदव युद्ध एक गीत पंक्ति की तरह है। जैसे हम कार्य से निवृत्त हुए, हम घर पे आए, हम आते ही अपने चारपाई पे लेटे, तो तब की बात है ये। कार्य क्रियाकलाप जितना ही पूर्ण हुआ उसके बाद में घर पे आए, उसके बाद की स्थिति के बारे में बताया कि रात को जब सो रहे हैं तो हमें ऐसा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाता है जिस प्रकार से युद्ध भूमि के बाद का दृश्य या युद्ध भूमि का दृश्य, उसमें जो रुदन आवाज आती है उसकी की तरह है। प्रिय होगा हम वायलिन को, हमारे अंदर वो भयानक दृश्य, पूरा दिन की क्रियाकलाप के दृश्य हमारे सामने क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। हम रोते हुए सुनेंगे, वो चीखें, वो पुकारे, वो आपस में टकराव, वो संवेदनहीन चेहरे। दिन में जो हमने देखे थे नगर क्रेन के पट्टों के भांति हमने जो देखे थे, वो हम एक युद्ध गीत की भांति सुनेंगे। अपने टूटे संबंधों पर सोचेंगे। हमारा जो प्रेम था पड़ोसी के साथ था, समाज के साथ था, वो प्रेम हमारा टूट चुका था। उस टूटे हुए प्रेम के बारे में फिर हम उसके बारे में सोचेंगे कि जीवन, जो सार्थक जीवन हमें मिला है वो किस लिए था। तो इसके बारे में हम सोचेंगे। हम क्या होंगे, हम दुखी होंगे। ये है धूमल जी की कविता दिनचर्या। हमारी दिनचर्या कैसे शुरू होती है और कैसे कहाँ जाके समाप्त होती है, ये इसके बारे में बताया है कि जैसे ही सुबह हुई, अंधकार कहीं नहीं होगा। सुबह होती है तो अंधकार व्याप्त नहीं है। आसमान क्या है, साफ है। साफ आसमान है तो कवि की कल्पना है कि आसमान साफ हुआ, हम अपने कार्य में लीन हुए, कार्य करने के लिए जाते हैं। तो कहते हैं बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे। बुझी हुई बत्तियों को इकट्ठा करेंगे कहने का से कि हमारे जो चेहरे हैं, संवेदनहीन चेहरे, फिर वापस आकर टकराएंगे। क्योंकि पहले हम क्या थे, घर पे थे, सोए हुए थे, रात्रि थी। अब सुबह हुई, हम कार्य के प्रति जा रहे हैं और कार्य करने के लिए जा रहे हैं। हमारा किसी के प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमारे जो चेहरे आपस में मिलेंगे वो संवेदनहीन होंगे। अयान बुझी हुई बत्तियां इकट्ठा करेंगे और आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। फिर बताया दोपहर होती है तो क्या कहते हैं, दोपहर होती है, कहीं बर्फ दिखाई नहीं देती, बर्फ पिघल जाती है और पेड़ से पत्तियां गिरने की आवाज होती है और हम अपने कार्य में रत हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इतना शहर लीन होता है अपने कार्य में कि जिस प्रकार से क्रेन के पट्टों पे झूलता हुआ शहर दिखाई देता है। और फिर बताया कि हम मोड़ पर मिलेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे। हर मोड़ पर मिलेंगे, आपस में चेहरा टकराते जाएंगे।
और आदमी के बीच में क्या बन चुकी है, दीवार बन चुकी है। और वो फिर क्या करेंगे, आपस में ईर्ष्या करेंगे। जैसे संध्या हुई तो रात हुई, हम सो रहे हैं, उस समय हमारा दिन का जो क्रियाकलाप है वही दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं, एक युद्ध भूमि की भांति। और वही युद्ध भूमि की भांति वही गीत, वो युद्ध भूमि में जो आवाज आती है वही हम सुनेंगे तो क्या कवि ने बताया है, रोते हुए सुनेंगे, क्योंकि अपने संबंध है उसके बारे में सोचेंगे कि हमारे संबंध सारे के सारे क्या हो गए, टूट चुके हैं, उसके बारे में हम मंथन करेंगे। और रोते हुए सुनेंगे, टूटे शब्दों पर सोचेंगे और क्या होंगे, दुखी होंगे। धूमल जी की ये रचना है कि दिनचर्या कवि ने बताया है कि बुझी हुई बत्तियां और जड़ती हुई पत्तियां, वायलिन की ध्वनि आदि ये प्रतीक के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया है। फिर बताया है कवि ने दिन के आरंभ, मध्य और अंत अर्थात रात की स्थितियों को लेकर कवि ने जो दिनचर्या चित्रित की है वो शहरी की संवेदनहीनता, घोर व्यक्तिवादी और स्वार्थ भावना को यंत्रवत जीवन की यहाँ सशक्त व्यंजित हुई है। रूपक अलंकार के माध्यम से ये कवि ने कविता है जो दिनचर्या धूमल जी की। तो धूमल जी की हमने 2 कविताओं के बारे में आज पढ़ा। पहली थी गरीबी, जो कल हमने इस अपने वीडियो में छोटी सी कविता 4 पंक्तियों के, लेकिन गहराई बहुत ज़्यादा। जैसे बिहारी ने कहा है, ससैया के दोहे जो नावी के तीर देखड़ में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। इसी प्रकार से ये भी क्या है, दिनचर्या, ये भी दूसरी कविता है, छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें गहरे भाव छिपे हुए हैं। इनके बाद में बहुत महत्वपूर्ण इनकी कविता जो कल हम अध्ययन करेंगे। 20 साल बाद थोड़ी सी लंबी कविता है। 20 साल बाद प्रयास करेंगे 2 या 3 दिन में इसको निपटाने का। फिर पढ़ेंगे लोहे का स्वाद। तो ये इनकी 2 कविता अपने पास शेष है, जो आगामी वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। क्लास में आप अच्छी तरह से सुनो और जो आगामी आपको बताया जाता है वो संकेत आपको दे दिया जाता है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि जैसे मैंने कहा 20 साल बाद ये कविता आप पहले अध्ययन करें, फिर यहाँ सुने तो आपकी समझ में आ जाएगी। आसान सी कविता है। 20 साल बाद स्वतंत्रता के बाद की बात, 20 साल के बाद की स्थिति का यहाँ पे यथार्थ चित्रण किया है। स्वतंत्रता मिलने पर जो खुशियाँ थी, जो हमारे सपने सुजोए थे, वो सब सपने साकार नहीं हुए। वैसे के वैसे स्थितियाँ हमारे सामने उपस्थित हुई, उसको लेकर कवि धूमल जी ने यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में 20 साल बाद में वर्णन किया है, जिसको कल हम गहराई के साथ इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।